हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए कॉमेडी स्टोरी बुंदू ताऊ लेकर आए हैं। यह कहानी हास्यास्पद होने के साथ साथ एक खास शिक्षा भी देती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें अपने संयम और दिमाग से काम लेना चाहिए। आशा है आपको हमारी यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। बुंदू ताऊ जीवन के 65 वर्ष बिता चुके थे। अब सब उन्हें बुंदू ताऊ ही कहते थे। कोई नहीं था जो ये बताए कि पुरोहित ने उनका क्या नाम सुझाया था और कैसे अपभ्रंश बुंदू की उत्पत्ति हुई। बुंदू ताऊ के पास बहुत से किस्से थे अपनी उपलब्धियों के, लेकिन ताई हमेशा कहती थी उसने कुछ ना करा चिलम फूंकने और शराब पीने के सिवा। यो तो मैं ही हूँ और कोई होती तो चली जाती छोड़ के। बुंदू ताऊ कभी स्कूल तो गए नहीं थे। पिता ने 2-3 वर्ष अथक प्रयास किए गांव की पाठशाला में पढ़ाने के, लेकिन आखिर बुंदू के बाल अवतार ने सिद्ध कर दिया कि शिक्षा जैसी भौतिक आकांक्षाओं से परे हैं वो। यौवन के 15वें वर्ष की दहलीज पर आते ही बुंदू कुछ महान संतों के सानिध्य में आकर चिलम फूंकने में माहिर हो गए थे। बाकी अफीम गांजा पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। जवानी का 20वां साल आते आते तो बुंदू चिलम फूंकने की विधा में इतने पारंगत हो चुके थे कि पहले ही दम में अपनी प्रतिभा का यशोगान करती हुई ऊंची अग्नि की लुक चिलम से उठा देते थे। काफी नाम कमा लिया था बुंदू ने। बुंदू की प्रतिभा यहीं तक नहीं रुकी, वो एक सम्मानित शराबी भी थे। इकलौता उदाहरण थे बुंदू जिनका शराबियों की महफिल और भंगेडियों की टोली में बराबर सम्मान था। बुंदू की प्रतिभा इतनी ही नहीं थी, वो घर में ही कनस्तर के भापारे से शराब निकालने में माहिर थे और बुंदू के हाथ का उतरा सुल्फा भी खास स्थान रखता था। लेकिन ये सब बुंदू करते अपने लिए ही थे। बुंदू को अपनी प्रतिभा पर बिल्कुल अभिमान नहीं था। चिलम में लंबा कश तब तक खींचकर जब तक कि चिलम की अग्नि की ज्वाला ऊंचे उठकर बुंदू की शक्ति को नमन ना करे, फिर अपनी चढ़ी आंखों को झपझपाकर बुंदू बोलते थे, मैं क्या हूँ, सब बाबा भोलेनाथ का प्रताप है। सामान्यतया भांग फूंकने वाले शराब नहीं पीते और शराबी भांग नहीं पीते, लेकिन बुंदू ताऊ इस मामले में अपवाद थे। दोनों ही दैवीय पदार्थों का सेवन बराबर करते थे और इसके पीछे बुंदू ताऊ का एक गूढ़ दर्शन भी था। वो कहते थे, भाई ये शराब आदमी के भीतर जोश बढ़ा देता है और भांग मन को शांति देता है, तो दोनों को बराबर लो, कोई समस्या ही ना हो। अब ये शराब पियो जा और फिर भिड़ते फिरो जा। जोश होश की जरूरत हो तो शराब पे जोश आ और सुल्फा दिमाग को होश में रखे। वैसे बुंदू ताऊ का आचरण उनके इस गूढ़ दर्शन को प्रमाणित भी करता था। बुंदू अपने ही भापारे की निकली कच्ची पीने के बाद साक्षात काल का अवतार बन जाते थे। उस समय वो चीन से अत्यंत क्रुद्ध होते थे। आखिर हो भी क्यों ना, चीन ने उनके आराध्य शिव के वास स्थान पर जो अतिक्रमण कर रखा था, वो बस तुरंत चीन पर आक्रमण के लिए उद्यत हो उठते थे। वो तो भला हो उन समझदार शराबियों का जो उनके साथ होते थे और उन्हें संभाल लेते थे, अन्यथा चीन कभी का मानचित्र से गायब हो गया होता। विश्व में किसी को नहीं पता था कि इन महान शराबियों के कारण विश्व तृतीय विश्वयुद्ध की विभीषिका से बचा हुआ था। लेकिन जब वो भांग फूंक लेते थे तो बेहद शालीन होते थे। यदि उनसे कैलाश पर्वत पर आताई चीन के अतिक्रमण की बात भी की जाती थी तो वो बोलते थे,
पापक्रम है भाई महारे, आगे तो आएंगे। चीन की केई औकात, यो तो बाबा कोई ना रहना हा महारे गैल। रह नू भी कहे कि यू तो नशा करे इससे दूर रो, रे बावलो यो तो आशीर्वाद है बाबा का। बोंदू ताऊ के पास किस्सों की कोई कमी नहीं थी। वो अपने किस्सों में महानायक होते थे। जब उनकी महफिल जमती तो वो बताते, सुभाष चंद्र बोस मुझे छोटा भाई मान्य है। फिर वो बताते थे कि सुभाष चंद्र बोस हादसे में नहीं मरे थे और उनके बराबर संपर्क में रहे थे। जब नेताजी हिमालय पर गए तो बुंदू ताऊ उनके साथ गए थे। यूं ही कभी वो बताते, कहीतर मैं पाकिस्तान के गैल जिब जंग छिड़ी ही तो मैं हा जिनने तगड़ी जासूसी करी ही। ऐसा कोई भी किस्सा बताते समय बुंदू ताऊ फुफुसाकर बोलते थे। ऐसे संवेदनशील मुद्दों की गोपनीयता का ध्यान वो हमेशा रखते थे। उनके चेले विस्मृत हो जाते थे। अब ये कहा नहीं जा सकता कि ये प्रभाव किस्सा गोई का था या उस बूटी का जो वो चिलम में खींच रहे होते थे। अपने चेलों के विस्मृत चेहरों को देखकर बुंदू ताऊ एक बुलंदियों भरा कश चिलम में खींचते और उद्घोष करते, जय हो पहाड़ वाले बब्बा की। ये उद्घोष उनकी विजय के आत्मबोध को दर्शाता था। घर की खेती बाड़ी अच्छी थी तो कभी कोई आर्थिक समस्या नहीं हुई। अब बच्चे भी सब अपने कामों में ठीक लगे हुए थे। घर में घी दूध की कोई कमी नहीं थी तो सेहत आज भी बढ़िया थी। जब उनके भांग और शराब पीने और उसकी दर का पता किसी डॉक्टर को भी लगता था तो वो आश्चर्यचकित हो जाता था, क्योंकि किसी सामान्य आदमी का स्वास्थ्य भी इतना बढ़िया नहीं था जितना इस उम्र में बुंदू ताऊ का। चलिए अब आते हैं बुंदू ताऊ के जीवन की एक रोचक घटना पर। किसान आंदोलन चरम पर था और लखनऊ में किसानों की बड़ी रैली थी। बुंदू ताऊ भी अकेले ही रैली के लिए निकल लिए। धरना समाप्त करके बुंदू ताऊ कुछ दिन और लखनऊ में ही रुके। वापसी में बुंदू ने गाजियाबाद की रेल पकड़ ली। वहां से शामली अपने निवास स्थान निकलना था। ताऊ खिड़की के साथ ही सुखासन लगाए बैठे थे। तभी एक लड़का जो उम्र में 25 वर्ष का होगा पूरे डिब्बे का अवलोकन करते हुए ताऊ के बराबर में ही आकर फंस गया। बुंदू ताऊ अपने मस्त मलंग स्वभाव के कारण दुनिया घुमा था और हर तरह के लोगों के सानिध्य में रहा था तो ताऊ को समझते देर नहीं लगी कि ये लड़का कोई ठग है। ताऊ अपनी टार्जन की बीड़ी में मस्त थे। तभी उस लड़के ने भी एक बीड़ी मांग ली। बीड़ी, हुक्का और भांग भले ही व्यसनों के दायरे में आते हों लेकिन ये वो माध्यम है जो रंग, धन, जाति, संप्रदाय और क्षेत्र के भेद को अलोप कर देते हैं। बिना किसी की जात, स्तर और परिचय जाने लोग आपस में एक ही बीड़ी साझा कर लेते हैं। बुंदू ताऊ ने भी उस लड़के को बीड़ी दे दी और दोनों दम खींचने लगे। ये सामान्य श्रेणी का डिब्बा था और अब भीड़ भी बढ़ चुकी थी। सामान्य श्रेणी में कोई धूम्रपान पर टोका टाकी नहीं करता। जिसको भी तलब हो रही थी वो अपनी तलब मिटा रहा था। तभी लड़के ने झल लाते हुए कहा, ताऊ या मैं रस ना आरो। बुंदू ताऊ को ये अपने टार्जन ब्रांड का अपमान लगा और बुंदू ताऊ ने तुनक कर बोला, भाई तई मांगी ही, मैं तो नोटता दिया ना हा बीड़ी पिंकू। वो लड़का खीसे निपोर कर बोला, ताऊ जी बीड़ी तो बढ़िया है पर हम तो लंबे खिलाड़ी हैं। बीड़ी सु कहाँ चैन मिलेगी कालजे को। फिर उस लड़के ने अपनी पतलून की जेब में से एक पोटली निकाली और भांग की सिगरेट तैयार करके उसमें कश खींचने शुरू कर दिए।
दो कश खींचने के बाद लड़के ने बुंदू ताऊ को भी आमंत्रण दिया। बुंदू ताऊ ने एकदम नए खिलाड़ी की तरह उत्सुकता दिखाते हुए दो हल्के दम मार लिए। लड़के को खुशी हुई और लगा कि शिकार फंस गया। अब पता नहीं कौन किसका शिकार करने वाला था। एक तरफ लंबे अनुभव के साथ देहात का देशज बुजुर्ग तो एक तरफ अयारी में पारंगत ठग। भांग की सिगरेट का वो क्रम आगे बढ़ चला। अब तक दोनों आधा दर्जन सिगरेट पी चुके थे। बुंदू ताऊ एकदम सिकंद की तरह दम लगाए जा रहा था। हर सिगरेट के साथ बुंदू ताऊ की चढ़ी आंखें देखकर ठग को लगता था कि अब की सिगरेट में तो बुढ़ा चित हो ही जाएगा। लेकिन बुंदू ताऊ दम खींचे ही जा रहा था। उस लड़के के पेशेवर जीवन में पहली बार कोई मिला था जो इतनी भंग की सिगरेट खींच गया था, और अभी भी सुध में ही था। अब तो उस लड़के को भी नशा होने लगा था। ठग ने देखा कि ताऊ की आंखें चढ़ गई थी तो उसने अंतिम आशा में बची हुई 2-3 सिगरेट भी दांव पर लगा दी। ताऊ की चढ़ी आंखें देखकर ठग को उम्मीद थी कि ताऊ एक नहीं तो 2 सिगरेट में चित हो जाएगा। 2 के बाद ठग ने आखिरी बची सिगरेट भी दांव पर लगा ही दी। लेकिन बुंदू ताऊ की आंख चढ़ी हुई थी पर सुध में अभी भी था। अब ठग का समस्त शस्त्र भंडार समाप्त हो चुका था, तो वो ठग चुप होकर बैठ गया। ताऊ ने इशारे से और सिगरेट की मांग की। लड़के ने हाथ हिलाकर सिगरेट खत्म होने का इशारा किया। बुंदू ताऊ ने एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, रे तो फिकर किस बात की भाई, यो बुंदू ताऊ आखिर किस मरज की दवा। फिर बुंदू ताऊ ने अपना जखीरा निकाल लिया और एक टार्जन की बीड़ी निकालकर अपने हाथ का उतरा विशेष सुल्फा बड़े ही करीने से माचिस की तिल्ली से तपाकर तंबाकू में मिश्रित करके बीड़ी भरकर तैयार कर ली। बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद करते हुए सुलगा कर एक हल्का कश खींचने के बाद ठग की तरफ बढ़ा दी। अब बेचारा वो लड़का जो ठगी करने आया था खुद ही ठगा सा बुंदू को देख रहा था। लेकिन बेचारा करता भी क्या, सो बुंदू से बीड़ी लेकर कश खींचने शुरू किए। एक तो पहले ही उसके सर पर नशा चढ़ चुका था, फिर इस बीड़ी ने तो जैसे उसके दिमाग में सीधी टक्कर मार दी। लड़का एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। आखिर हो भी क्यों ना। बुंदू ताऊ के हाथ के उतरे माल और बुंदू ताऊ के हाथ से बनी बीड़ी की प्रसिद्धि तो दूर दूर तक थी। ठग ने 2-3 दम और खींचे और दैविया दुनिया से धरातल पर वापस आते हुए जैसे ही बुंदू ताऊ की तरफ देखा तो बुंदू ताऊ दूसरी बीड़ी बनाकर उसे सुलगा चुका था। अब ठग को एकदम से आभास हुआ कि हो ना हो इस बुढ़े ने अपने लिए हल्की बीड़ी बनाई है और मुझे जरा तगड़ा माल भर कर दिया है। उस ठग ने नशे में ही कहा, ताऊ जी मोए तो तुम अपने वाली बीड़ी दो, यह तो ससुरी कछु मजा ना दे रही। बुंदू ताऊ ने इस प्रस्ताव पर पुनर्तः असहमति जता दी और कड़क आवाज में बोले, अरे उसे ही पिले। अब ठग का संदेह और गहरा गया और वो बुंदू ताऊ की बीड़ी लेने की जिद पर अड़ गया। अंत में उस ठग को पहली विजय प्राप्त हुई और बुंदू ताऊ ने अपनी बीड़ी उसे दे दी और उसकी लेकर स्वयं कश खींचने लगे। उस लड़के ने जैसे ही इस वाली बीड़ी में दम मारे तो इस बीड़ी का प्रभाव तो और भी ज्यादा अलौकिक और प्रलयनकारी था। वास्तव में चिलम खींचने वाले बुंदू ताऊ का सिगरेट पीने से स्वाद खराब हो गया था, तो ताऊ ने उस ठग के लिए बीड़ी बनाकर अपनी जरा और कड़क बीड़ी तैयार की थी। उस बीड़ी के निपटने से पहले ही वो ठग निपट चुका था। अब वो ठग 4 आयामी दुनिया में पहुंच गया था।
ठग का स्थूल शरीर अपनी जगह पर ही बिना रीढ़ के प्राणी की तरह बलखाया सा पड़ा था। बोंदू ताऊ के हाथ के उतरे सुल्फे और उनके ही हाथ से बनी प्रलयनकारी बीड़ी को झेल पाए ऐसे तो अभी उनके चेले भी गिनती के ही थे। अब इस ठग को 24 घंटे से पहले तो होश आना नहीं था। बोंदू ताऊ की बीड़ी भी निपट चुकी थी। बोंदू ताऊ ने एक बार उस लड़के को देखा और हंसते हुए अपनी पोटली में से चिलम निकाल कर उसे भरा, फिर उसे सुलगा कर अपनी विख्यात शैली में एक जोरदार दम मारा। चिलम में से अग्नि की ज्वाला ने ऊंचे उठकर बोंदू ताऊ की क्षमता से आसपास वालों को परिचित करवाया। जोरदार दम खींचकर बोंदू ताऊ ने चिलम मुंह से हटाए और एक ओजस्वी उद्घोष किया, जय हो पहाड़ वाले बाबा की। दोस्तों, आपको कहानी बोंदू ताऊ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी।